गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर बड़ा अपना टॉपिक चल रहा था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की जो थ्योरी है, यानी थ्योरी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसी क्रम के अंदर अपने इसका मीनिंग उससे रिलेटेड जो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस है वो अपने लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी। आज अपन ले रहे हैं इसके अंदर एजम्पशंस ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, यानी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की जो थ्योरी है वो किन मान्यताओं पर आधारित है, किन एजम्पशंस के ऊपर आधारित है, वो अपन इसके पॉइंट ले लें। कई बार इसके काफ़ी बार बड़ा इसका पॉइंट आता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी से आप क्या समझते हैं, मीनिंग पूछ लिया जाता है और उसके एजम्पशन बताइए। तो अपने को इनके एजम्पशंस के अंदर ये पॉइंट अपन इसको लिखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसके अंदर पहला पॉइंट दे रखा अपना ऑल द यूनिट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर होमोजीनियस। इसके अंदर कह रहा है कि जो भी अपन फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं, उसकी ऑल यूनिट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो लेबर हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे अदर किसी रूप के अंदर हो, उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है या उसकी जो यूनिट्स है वो क्या इसके अंदर होमोजीनियस होती है, यानी प्रत्येक यूनिट है वो समरूप होती है, उसके अंदर किसी प्रकार का डिफरेंशिएशन अपने को देखने को नहीं मिलता है, भिन्नता अपने को देखने को नहीं मिलती है। तो पहला इसका एजम्पशन है कि इसके अंदर जितनी भी यूनिट्स अपन फैक्टर की यूज करेंगे, जैसे एडिशनल यूनिट लगाएंगे, उसके अंदर जो पहली जो अपने यूनिट लगा रखी है उस यूनिट को, उसके अंदर जो नई यूनिट अपने जो उसमें लगाई है उसके अंदर सेम यूनिट होती है, यानी होमोजीनियस होती है, समरूप होती है इसके अंदर। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर चेंज इन रेशियो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि अपन प्रोडक्शन के लिए अलग अलग फैक्टर यूज करते हैं, जैसे लेबर है, कैपिटल है, लैंड है या और भी कोई अदर फैक्टर्स है, उनका जो रेशियो है वो अपन उसमें चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अपने पहले लेबर फोर्स के द्वारा यदि प्रोडक्शन को ज़्यादा लेबर यूज करके उसके अंदर प्रोडक्शन को स्टार्ट किया, अब अपन टेक्नोलॉजी चेंज कर देते हैं, मशीन या प्लांट का यूज करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उसका प्रोडक्शन करने के लिए उसके अंदर अपन चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए पहले अपने लेबर की 3 यूनिट थी और कैपिटल की मान लीजिए 2 यूनिट थी, अब अपन उसको चेंज करके लेबर की 2 यूनिट और कैपिटल की 3 यूनिट अपन उसके अंदर कर सकते हैं, यानी इसके अंदर जो फैक्टर के अंदर जो चेंजेस है, रेशियो के अंदर जो चेंजेस है वो किया जा सकता है। ये नहीं है कि इसके अंदर रेशियो में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो उसका परिवर्तन करके अपन प्रोडक्शन को कर सकते हैं। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी किसी भी फैक्टर का जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे अपने को वो ईजिली अवेलेबल हो सकता है, यानी उसके अंदर मोबिलिटी होती है, यानी उसको अपन कहीं भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब ये है कि जहाँ पे जिस फैक्टर का रिक्वायरमेंट है वो इजीली अपने को अवेलेबल हो सकता है प्रोडक्शन के लिए। तो थर्ड पॉइंट इसका यही है कि इसके अंदर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर मोबिलिटी अपने को देखने को मिलती है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन फैक्टर मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो मार्केट है और जो कमोडिटी जो उसके द्वारा प्रोड्यूस की गई कमोडिटी है, वस्तु है या फिनिश प्रोडक्ट है, उन दोनों ही मार्केट के अंदर अपने को कौन सी कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन है वो देखने को मिलता है इसके अंदर। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जितने भी जो वर्किंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो अपने आप में परफेक्टली और मैक्सिमम यूटिलाइज उसका हो रहा है, यानी जो फैक्टर मार्केट है उसके अंदर और जो कमोडिटी मार्केट है उसके अंदर प्रत्येक फैक्टर है उसको एम्प्लॉय किया गया है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन, पूर्ण रोजगार की स्थिति अपने को देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसके अंदर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मोटिव, यानी इसके अंदर जो इससे पहले भी मैंने इसका एक पॉइंट लिया था जिसमें एमपीपी, एमवीपी और एमआरपी के बारे में बताया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि इसके अंदर नॉर्मली जो प्रोड्यूसर होता है उसका मेन मोटिव एक ही होता है कि उसके अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, उसके अंदर कितनी यूनिट अपने को मिलेगी, उससे उसको कोई मीन नहीं होता है। उसका मेन मीन एक ही होता है कि अपन इन फैक्टर को यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अर्न कर सकते हैं, उसका मोटिव क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है, न कि उसके अंदर यूनिट को कम या ज़्यादा। यदि उसकी कम यूनिट के अंदर भी यदि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा रहा है तो उसके अंदर वो सेटिस्फाई उस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि उसका जो मेन मोटिव है जो प्रॉफिट अर्न करना है वो इजीली उसके अंदर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर
मेजरेबल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको अपन जब यूज करते हैं तो यूज करने के बाद में उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो कैलकुलेट की जा सकती है। यानी एक एडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने के बाद उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो कितनी इंक्रीज हुई है या कितनी इसके अंदर प्रोडक्शन अपना बढ़ा है, उसके द्वारा उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कैलकुलेट की जा सकती है। तो इसके अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो मेजरेबल होती है, बड़ा इसके अंदर उसका मापन किया जा सकता है। एप्लीकेबल द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये कह रहा है कि इसके अंदर जब भी अपन प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड से बढ़ते हैं, एक पॉइंट के बाद में कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद में जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीजिंग रेट से इसके अंदर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। तो इसके अंदर कह रहा है कि जो डिमिनिशिंग रिटर्न है यानी जो घटती हुई दर है वो अपने को एक पॉइंट के बाद में प्राप्त होती है। इसके अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो अप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर लॉन्ग टर्म टेंडेंसी, यानी लॉन्ग टर्म टेंडेंसी का मतलब है कि ये जो लॉ है वो शॉर्ट टर्म के अंदर अप्लीकेबल नहीं होता है, ये इसका जो रिजल्ट है वो लॉन्ग टर्म के अंदर ही अपन इसको देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर इसका रिजल्ट है उसका पता लगा सकते हैं, इसलिए इसकी जो लॉ है उसकी लॉन्ग टर्म टेंडेंसी होती है। डिवीजन ऑफ टोटल इनकम, डिवीजन ऑफ टोटल इनकम का मतलब है कि जब अपने अलग अलग फैक्टर को यूज करके जब प्रोडक्शन किया गया जो कमोडिटी है जो गुड्स है जब उसको अपन मार्केट में बेचते हैं तो मार्केट में बेचने से जो अपने को सेलिंग प्राइस या जो अमाउंट मिलता है उस अमाउंट को अपन क्या करते हैं, उस राशि को अपन उनके जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर उसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद जिस फैक्टर का जितना रेम्यूनरेशन होता है वो फैक्टर को उसका रेम्यूनरेशन प्राप्त हो जाता है। तो इसके अंदर कह रहा है कि जो अपनी जितनी भी टोटल इनकम है उसका टोटल इनकम का इजीली डिवाइजेशन हो सकता है, इसके अंदर डिवीजन हो सकता है टोटल इनकम का। ये इसकी बड़ा कुछ मान्यताएं हैं जिस मान्यताओं के ऊपर ये जो लॉ है वो अप्लीकेबल होता है। इसके अंदर पहला इसके अंदर दे रखा है कि जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो यूनिट्स है वो क्या होती है, होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस यानी एक रूपता होती है इसके अंदर, यानी आपने लेबर की एक यूनिट यूज की और दूसरी यूनिट और लेबर की यूज कर रहे हो, उसके अंदर स्किल फिजिकली एफिशिएंसी लेवल के अकॉर्डिंग उसमें किसी प्रकार की कमी अपने को देखने को नहीं मिलती है, सभी यूनिट्स है वो समरूप और एक समान होती है इसके अंदर। उसके बाद चेंज इन द रेशियो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसके अंदर बड़ा आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसकी रेशियो चेंज किया जा सकता है। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन फैक्टर मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट, फुल एम्प्लॉयमेंट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मोटिव, मेजरेबल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, अप्लीकेबल द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और उसके बाद लॉन्ग टर्म टेंडेंसी और डिवीजन ऑफ टोटल इनकम, ये इसके अंदर अपने को बता रखा है इसमें। अब इसके अंदर बड़ा कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन आता है, ज्यादातर जो क्वेश्चन आया है कि इसके अंदर ये आता है कि आप जो इसके अंदर लॉ ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उससे आप क्या समझते हैं, या मार्जिनल थ्योरी ऑफ प्रोडक्टिविटी इसके अंदर इसके बारे में पूछ लिया जाता है, या इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करवाई जाती है, यानी इसका क्रिटिसाइज करवाया जाता है, इसकी आलोचना करवाई जाती है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। तो देखिए इसकी यदि अपने को आलोचनात्मक व्याख्या पूछी जाए यानी इसको क्रिटिसाइज करवाया जाए तो उस कंडीशन के अंदर बड़ा इसको क्रिटिसाइज करने के लिए यदि आपको इसके एजम्पशन का पता है तो उस कंडीशन के अंदर अपन इसका क्रिटिसाइज आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली कर सकते हैं। यदि अपने ये पॉइंट पढ़े तो इन पॉइंट के अंदर बड़ा ये परफेक्टली रूप से एप्लीकेबल नहीं होते हैं, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ इसकी जो डीमेरिट्स है वो अपने को देखने को मिलती है और उसी के अकॉर्डिंग अपने को इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इसके अंदर आलोचनात्मक व्याख्या कर सकते हैं। तो इसका यदि क्रिटिसिज्म करवाया जाए यानी आलोचनात्मक व्याख्या करवाई जाए, डिस्क्राइब करवाया जाए तो उस कंडीशन के अंदर अपन इसको पॉइंट को लेकर इसी के अकॉर्डिंग देखो अपन इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बड़ा इसके अंदर जो थ्योरी है उसके अंदर ये कह रहा है कि एक इसकी जो क्रिटिसाइज की गई है वो आपके इस पॉइंट के अंदर नहीं है, तो वो आप इसके अंदर जैसे अलग से लिख सकते हो। पहला इसका अपन बता सकते हैं कि ये वन साइडेड थ्योरी है। वन साइडेड थ्योरी, वन साइडेड थ्योरी यानी एक पक्षी ही ये सिद्धांत है। एक पक्षी सिद्धांत अपन कैसे मान सकते हैं, क्योंकि ये ओनली जो सप्लाई साइड है उसी के ऊपर मेन फोकस करता है।
डिमांड को ध्यान नहीं रखता इसके अंदर कि डिमांड भी किसी भी प्रोडक्शन की यदि प्राइस का डिटर्मिनेशन करना है, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो फैक्टर हो, उन दोनों के ऊपर उसकी सप्लाई और उसकी जो डिमांड है उन दोनों का इफेक्ट होता है। यदि सप्लाई शॉर्ट होगी, डिमांड यदि नहीं होगी या डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई भी ज़्यादा होगी, उस कंडीशन के अंदर इसका जो इफेक्ट है वो दोनों साइड से प्रभावित होता है। तो पहली चीज़ तो बड़ा ये है कि इसके अंदर वन साइडेड थ्योरी है। वन साइडेड थ्योरी का मतलब किसी भी वस्तु की, कमोडिटी की या फैक्टर की यदि प्राइस का डिटर्मिनेशन करना है तो उसके अंदर दो इसके एस्पेक्ट हैं, एक तो इसका डिमांड और एक इसकी सप्लाई। इन दोनों का इसके अंदर इंपॉर्टेंस होता है, तो इसलिए इसके अंदर दोनों ही इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ओनली एक साइड है यानी सप्लाई साइड है या डिमांड साइड है, उसी को ही ध्यान में रखता है, जो कि उचित नहीं है, फेयर नहीं है, इसलिए इसके अंदर दोनों साइड होना जरूरी है। तो पहला इसका जो क्रिटिसाइज करेंगे वो इस पॉइंट के द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि ऑल द यूनिट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर होमोजीनियस। ये कह रहा है कि जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो यूनिट है वो होमोजीनियस होती है, एक रूप होती है, समरूप होती है, क्वालिटी के अंदर, क्वांटिटी के अंदर, प्रोडक्टिविटी के अंदर, है ना, और जो उसका एफिशिएंसी उसके अंदर। लेकिन ये बड़ा रियल लाइफ के अंदर अपने को देखने को नहीं मिलता है, वास्तविकता के अंदर इसके अंदर नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि प्रत्येक यूनिट ऑफ इसके अंदर प्रोडक्शन है या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन अपने को देखने को मिलता है, यानी उसमें कुछ विभिन्नता अपने को देखने को मिलती है। तो ये जो लो है इसके अंदर ये मान के चलता है कि इसके अंदर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो होमोजीनियस होते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग उसके अंदर डिफरेंस इसके अंदर अपने को देखने को मिलता है, यानी वो होमोजीनियस नहीं होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसके अंदर कि चेंज इन रेशियो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबल, यानी ये कह रहा है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके रेशियो में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अंदर बड़ा कुछ अपवाद भी है कि ये कह रहा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर रेशियो में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि उनका जो रेशियो है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जितना उसका रिक्वायरमेंट है, जितना उसको ज़रूरत है, उसको ना तो कम किया जा सकता ना ही उसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे इसका एक एग्जांपल बड़ा कि मान लीजिए किसी फैक्ट्री के अंदर किसी मशीन को चलाने के लिए अपन ने दो ड्राइवर रख रखे हैं और दोनों ड्राइवर का रिक्वायरमेंट है, उसमें से किसी को कम नहीं किया जा सकता। तो यदि अपन उसमें से मान लीजिए एक लेबर को कम कर दें, यानी जो ड्राइवर है उसको एक को कम कर दें, उसकी जगह हम उसको टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपनी मशीन है और उसके अंदर अपन जो लेबर यूज करें उसके अंदर कम से कम मिनिमम 2 का रिक्वायरमेंट उसको कम नहीं कर सकते। और यदि अपन लेबर की यूनिट बढ़ा के यदि 3 कर दें, यानी 3 ड्राइवर कर दें, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट ही अपने पास कितना है, 2 ड्राइवर का, यदि तीसरा ड्राइवर अगर उसके अंदर अपन लगा देंगे तो उसका कहीं कोई रोल नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर इनका जो रेशियो है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, चेंजेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ऑप्टिमम रेशियो के बाद में परिवर्तन संभव नहीं है। एक पॉइंट तक तो हो सकता है कि उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकते हैं, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन बड़ा इस प्रकार के, अपवाद इस प्रकार के हैं जिसके अंदर इस प्रकार के रेशियो में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इसके अंदर मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये कह रहे हैं कि जिस फैक्टर का, जिस प्रोडक्शन का अपन जहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अंदर जो भी फैक्टर का रिक्वायरमेंट है उसको फैक्टर को अपन इजीली अवेलेबल कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर जो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती है। जैसे एक लेबर क्लास पर्सन है, यदि उसको अपन उस एरिया के अंदर भेजे जहाँ पे प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल यूनिट्स है वो ज़्यादा है, लेकिन कई लेबर है वो अपने पर्टिकुलर जो होम, जो इसका विलेज है वहाँ पे ही वो जो वर्क करना पसंद करते हैं, कारण कि वो दूसरी जगह पर जाके काम करना पसंद नहीं करते, चाहे उसको मजदूरी ज़्यादा मिले। तो इसलिए इसके अंदर परफेक्ट मोबिलिटी अपने को देखने को नहीं मिलती है। जो फैक्टर है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा रॉ मटेरियल जो पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर ही है, उस रॉ मटेरियल को अपन वहाँ पे अवेलेबल इजीली नहीं करवा सकते जहाँ पे वो शॉर्टेज उसकी, या ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है जो अपने को रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए, लेकिन ऐसी जगह प्रोडक्शन करें जहाँ पे इस प्रकार की स्ट्रक्चर नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर उसमें परफेक्ट मोबिलिटी अपने को देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इन फैक्टर मार्केट और कॉमोडिटी मार्केट। ये कह रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिलता है, चाहे वो फैक्टर मार्केट हो चाहे वो कॉमोडिटी मार्केट हो, लेकिन ये रियल के अंदर सही नहीं है, क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है।
यानी चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो चाहे फैक्टर मार्केट हो, ऐसे दोनों ही मार्केट के अंदर किसी भी कंडीशन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन अपने को देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि जो रियल कंडीशन होती है मार्केट की, या तो वो मोनोपोली या इम्परफेक्ट कंपटीशन है, उनका एक मिक्सचर होता है, न कि इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी और मिथ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये रियल लाइफ के अंदर अपने को देखने को नहीं मिलता है। जो इसके एजम्पशंस है, जो इसकी मान्यताएं, जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, उसको अगर अपन देखें तो उस कंडीशन में मार्केट में अपने को परफेक्ट मार्केट की जो कंडीशन है, स्थिति है, करेक्टरिस्टिक्स है, वो देखने को नहीं मिलती। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है इसके अंदर ये बताना चाहता है कि इसके अंदर जितने भी जो फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन है या रिसोर्सेज हैं जिसको प्रोडक्शन के अंदर यूज किया जा सकता है, उसके अंदर परफेक्ट मोबिलिटी अपने को देखने को मिलती है। लेकिन रियल में ये भी सही नहीं है, क्योंकि जितने भी अपने फैक्टर हैं उसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो अनयूटिलाइज रह जाते हैं, चाहे वो डेवलप कंट्री हो, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे अनडेवलप कंट्री हो। इसके अंदर जितने भी फैक्टर है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो एक इमेजिनरी माना गया है, एक काल्पनिक माना गया है। रियल लाइफ के अंदर ये भी फुल एम्प्लॉयमेंट भी अपने को देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट इसका मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मोटिव। ये कहता है कि जो इसका प्रोड्यूसर होता है, जो इसका मालिक होता है, जो उसका उत्पादन करने वाला होता है, उसका जो मेन मोटिव होता है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है। लेकिन आज ये मॉडर्न युग के अंदर बड़ा ये कॉन्सेप्ट है वो फेयर नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि आज प्रत्येक जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, वो यदि मार्केट के अंदर अपना लॉन्ग टर्म सर्विस सर्व करना चाहता है या लॉन्ग टर्म तक अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो वो मैक्सिमम मोटिव जो इसका प्रॉफिट है उसको त्यागना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज वो मार्केट के अंदर एक लॉन्ग टर्म के लिए अपने प्रोडक्शन को नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि जो मार्केट के अंदर जो कंपटीशन की स्थिति है, तो उसका जो दूसरा जो उसका कॉम्पिटिटर है जैसे ही मार्केट में आएगा तो उस कंडीशन में उसका मार्केट के अंदर उसकी सेल है वो डाउन हो जाएगी। एक टाइम के बाद उसको मार्केट छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोड्यूसर, ऐसे मैन्युफैक्चरर जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस के अंदर अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो उनको लॉन्ग टर्म के लिए यदि इस प्रकार की सर्विसेज देनी है तो उनको मैक्सिमम वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो काम में लेना पड़ेगा, न कि मैक्सिमम प्रॉफिट मोटिव उसको यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर मेजरेबल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ये कह रहा है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो मेजरेबल होती है। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि यदि जॉइंट प्रोडक्ट अपन साथ बना रहे हैं, यानी एक साथ एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अपन बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट की पर्टिकुलर फैक्टर या पर्टिकुलर कमोडिटी है उसकी बड़ा मेजर करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मेजरेबल होती है, ये चीज़ सही है कि अपने प्रोडक्शन को 1 यूनिट एक्स्ट्रा इंक्रीज करने से उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज, प्रोडक्शन में कितनी वृद्धि हुई वो अपन देख सकते हैं। लेकिन रियल के अंदर ये मेजरेबल नहीं वहाँ पे नहीं होती जहाँ पे जॉइंट प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट या अपन बना रहे हैं, उस कंडीशन में उसकी मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी है उसका अपन मेजरमेंट है वो नहीं कर सकते। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट इसके अंदर अप्लीकेबल द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये कह रहा है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो अप्लीकेबल होता है, लेकिन ये बड़ा काफ़ी इंडस्ट्रीज, उद्योग ऐसे हैं जिनके अंदर जो मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है वो इंक्रीजिंग जो रिटर्न है उसी के अंदर अपना गुड्स है या कमोडिटी है उसका प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो बड़ा इसके अंदर डिक्रीजिंग रेट के अंदर ही हो, इंक्रीजिंग रेट के अंदर ही काफ़ी जो है उसका लॉन्ग टर्म के अंदर अपन देखें तो उसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट या कांस्टेंट रेट के अंदर अपने को देखने को मिलता है। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है, थोड़ा सा रॉन्ग लगता है कि डिमिनिशिंग रिटर्न ही होता है, जरूरी नहीं है, इंक्रीजिंग रिटर्न भी अपने को देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म टेंडेंसी बड़ा ये एक मिथ कॉन्सेप्ट हो गया। कैसे हो गया कि ये कह रहा है कि एक लॉन्ग टर्म के अंदर अप्लीकेबल होता है, लेकिन इंसान या व्यवहारिक जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो शॉर्ट टर्म के अंदर बड़ा देखने को मिलता है। यानी शॉर्ट टर्म के अंदर ही उसका एनालिसिस किया जाता है। उसका एनालिसिस आज से 10 साल बाद किया जाए तो उस थ्योरी को एक प्रकार से प्रैक्टिकल नहीं मान सकते, एक प्रकार से व्यवहारिक नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो लॉन्ग टर्म के अंदर मिलेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी थ्योरी या किसी भी
एप्लीकेशन के लिए अपन उसको स्टे नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, इसलिए ये भी थोड़ा सा इसका एक ड्रॉबैक है बड़ा इसका, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म टेंडेंसी अपने को देखने को मिलती है। डिवीजन ऑफ टोटल इनकम, डिवीजन ऑफ टोटल इनकम के अंदर ये बता रहा है कि अपने जितनी भी जो इनकम है उसको प्राप्त होती है, सेल्स रिवेन्यू जो प्राप्त होती है उसको फैक्टर के अंदर अपन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आज भी बड़ा इसका जो फर्स्ट ट्रेडिशनल जो क्लासिकल जो कॉन्सेप्ट है वो लागू होते हैं, यानी आज भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसकी जो रेम्यूनरेशन उसका पेमेंट नहीं किया जाता है। कुछ फैक्टर है उनकी जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उससे ज़्यादा पेमेंट किया जाता है, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिसकी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जितनी है उससे कम पेमेंट किया जाता है। यानी एक प्रकार से ये प्रैक्टिकल रूप से अपने को देखने को नहीं मिलता है, तो ये भी इसका एक वीक पॉइंट है ना, डीमेरिट्स इसके अंदर। तो ये अपने मेन पॉइंट ये बड़ा इसके अंदर कि इसके एजम्पशंस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, और उसके बाद में अपन इसकी क्रिटिसिज्म यदि पूछा जाए, आलोचनात्मक व्याख्या करवाई जाए, तो अपन इन पॉइंट को इसको इजीली इसमें बता सकते हैं कि अपने ये पॉइंट है। यदि आपको एजम्पशन आते हैं तो इसके एजम्पशंस के ही पॉइंट है, उसको बड़ा अपने को क्या करना है, इसके अंदर रिवर्स करना है, और रिवर्स करके उन पॉइंटों को अपने को एक्सप्लेन करके अपन बता सकते हैं कि ये पॉइंट है। इन पॉइंटों को देखकर ये लगता है कि जो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की जो थ्योरी है उसके कुछ ड्रॉबैक है, और ड्रॉबैक ये है इस वजह से इसको आलोचनात्मक व्याख्या के रूप में अपन बता सकते हैं। ये इसका पॉइंट है इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसके अंदर ये अपना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। उसके बाद में इसका फैक्टर का जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर और इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किस प्रकार से अपन करते हैं, उनका प्राइस कैसे निर्धारित किया जाता है, वो अपना नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसके अंदर। अभी की क्लास के लिए अपन इतना ही करते हैं। इसके अंदर ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है बेटा, इसका ये क्वेश्चन जो आज अपने कंप्लीट किया है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के एजम्पशन और उसकी आलोचनात्मक व्याख्या है ना, क्रिटिसिज्म इसको एक्सप्लेन करवा लिया जाता है इसके अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर आप इसको बढ़िया से इसको तैयार करके लिख सकते हो आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर भी, और प्लस आप इसके लिए अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसकी आप रेफरेंस ले सकते हो, उसके अंदर अपना पूरा क्लियर दिया हुआ इन्हीं पॉइंटों के ऊपर है। और ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके प्राइस जो डिटर्मिनेशन है वो कॉन्सेप्ट अपन लेके चलेंगे। अभी के लिए